हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी फोर्थ क्लास। हाँ, फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्ड। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया और अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सर, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखेंगे? ये चैप्टर का जैसे कि नाम ही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। तो चलते हैं अब चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3। देखिए, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर के ओवरव्यू में क्या बताया गया? देखिए, चैप्टर के ओवरव्यू में बताया गया है कि ये चैप्टर रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज की सर? ऑडिट एविडेंस की। हमने देखा था ऑडिट एविडेंस क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है सर। और क्या क्या चीजें रहेंगी? फिर रहेंगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580 भी कवर होगा इसी चैप्टर में। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, ऐसे 501 भी कवर होगा इसी चैप्टर में। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 505 भी कवर होगा इसी चैप्टर में। रिलेटेड पार्टी, ऐसे 550 भी कवर होगा इसी चैप्टर में। और ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, वो भी कवर होगा इसी चैप्टर में। फिर आएगा ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, वो भी कवर होगा इसी चैप्टर में। और कवर होगा इसके अंदर ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्लस एक ऐसे और कवर होगा, वो कौन सा सर? ऐसे 510 यानी कि 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो देख लेते हैं लिस्ट सर, क्या क्या कवर होगा इसके अंदर। ऐसे 230 कवर होगा। 230 ऐसे किस चीज के लिए है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। ठीक है सर। फिर ऐसे 500 कवर होगा। ऐसे 500 किस चीज के लिए है? ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस के लिए। फिर ऐसे 580 कवर होगा। ऐसे 580 किस चीज के लिए है? ऐसे 580 है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए। फिर होगा ऐसे 501। 501 किस चीज के लिए? 501 है सर कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। फिर आएगा ऐसे 505। ऐसे 505 किस चीज का है? ऐसे 505 है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का। फिर चलते हैं ऐसे 510 यानी कि 510। ऐसे 510 किस चीज का सर? ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का है। फिर आएगा ऐसे 550। 550 किस चीज का है? ऐसे 550 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का। ऐसे 560 आएगा। फिर ऐसे 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। और ऐसे आएगा 570 जो क्या है? गोइंग कंसर्न। तो अभी वन बाय वन इन्हें हम देखते हैं। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है पर सिंपल चैप्टर है, तो करते हैं शुरू। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, सबसे पहले होता क्या है? ऑडिटर को अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के लिए क्या करना होता है सर? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑबिटेन करने होते हैं। अब जो एविडेंस ऑबिटेन करेंगे उन्हें का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? उस रिकॉर्ड को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। हमने देखा था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑबिटेन करे। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन बताती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर? ऐसे 315 वाले और ऐसे 330 वाले। फिर आ गया रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑबिटेन, और जो जो रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस हमने ऑबिटेन किए हैं वो। एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड, कि जिस कंक्लूजन पे ऑडिटर पहुंचा वो कंक्लूजन। देखिए, ये तीनों चीजों के रिकॉर्ड को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसे हम वर्क पेपर या वर्किंग पेपर भी कह देते हैं। यहां पे देख लो, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑबिटेन और कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रीच्ड। इन तीनों चीजों के रिकॉर्ड को क्या कहेंगे सर? इन तीनों चीजों के रिकॉर्ड को कहेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब चलते हैं हम 1.2 टॉपिक की तरफ। ये क्या बताता है सर? ये बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। कौन से ऑब्जेक्टिव सर? ऐसे 230 जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव। देखिए, इन्हें पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यह है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। ठीक है।
दैट प्रोवाइड, जो हमें क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो, जो हमें स्पेसिफिक टर्म्स में देखा जाए तो दो चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो। पहला तो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हो सर, किस चीज के रिगार्डिंग, जो ऑडिट रिपोर्ट हमने इशू की है उसके बेसिस के रिगार्डिंग। और सेकंड, वो एविडेंस प्रोवाइड करवा रहे हो कि हमने ऑडिट प्रॉपरली प्लान की है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑडिट को क्या किया है, परफॉर्म किया है। और सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और लीगल एंड रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस हमने किया है ना। यही 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट कौन कौन से सर? फर्स्ट पॉइंट तो है हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, बेसिस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट, और सेकंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर चलते हैं हम नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओर। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बताती है हमें? नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या करना होता है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें क्या बता रहे हो, वो ऐसे तरीके से बने हो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करवा रहे हो किस चीज के रिगार्डिंग, कि हमने जो ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव थे वो सारे के सारे अचीव किए हैं, प्लस वो प्रॉपर एविडेंस हमें प्रोवाइड करवा रहे हो कि ऑडिट क्या थी, प्रॉपरली प्लान थी और परफॉर्म्ड हुई है अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। पर्पज ऑफ ऑडिट, सर पर्पज ऑफ ऑडिट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। पर्पज क्या है सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, ठीक है सर, पर उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका पर्पज क्या है, देखते हैं। पर्पज असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करेगी सर प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों के टाइम पे। असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क। देखिए जहां पे भी डायरेक्शन और सुपरविजन का काम होगा वहां पे भी ये एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। फिर आ गया सर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, कि जो भी टीम मेंबर रहेंगे वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर मेंटेन हुए तो उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट, रिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, कि हम ऐसे मैटर्स सिग्निफिकेंट मैटर्स रिकॉर्ड करेंगे जो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे, कि फ्यूचर के टाइम पे जब हम ऑडिट करेंगे तो उसे स्पेसिफिक तरीके से देखा जाए। फिर आ गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अनेबलिंग द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन हो पाएंगी सर एसक्यूसी 1 के अकॉर्डिंग। एसक्यूसी 1 में कुछ क्वालिटी रिव्यू प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, कुछ इंस्पेक्शन लिखी हुई है, वो सब हो पाएंगी। फिर आ गया 6 पॉइंट सर। 6 पॉइंट क्या कहता है? एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, कि कुछ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रही हो तो उसमें भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या करेंगे, एज पीयर रिव्यू मान सकते हैं, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर आ गया सर ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कहता है? इलस्ट्रेशन फर्स्ट कहता है एक नया टीम मेंबर आया है विद अ व्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ एनी कंपनी, जो ये कहते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग में हेल्प नहीं करते, ऑब्वियसली नॉट हेल्प तो करते हैं। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में ऑडिट कंप्लीट हो पाए, प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों स्टेजों पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करते हैं। फिर आ गया फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर किस फॉर्म में रखा जाए, क्या कंटेंट होना चाहिए और कितने एक्सटेंट तक हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे चलो। ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल हिम एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड, कि देखो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट, जो क्या हो क्वांटिटेटिव, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, यहाँ दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, SAEE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑबिटेन करेगा सर किस किस चीज के रिगार्डिंग? नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, की NTE यानी कि नेचर क्या क्या थी ऑडिट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किए हैं
उनकी नेचर क्या थी, उनकी टाइमिंग क्या थी और उनका एक्सटेंट क्या था, ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है सर। सेकंड, रिजल्ट, जो जो हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उन सभी का रिजल्ट, और सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स निकल के आए सर उस रिजल्ट से या हमने ऑडिट के ड्यूरेशन में एनकाउंटर किए हैं, वो सभी भी हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट पे आ, फर्दर इन डॉक्यूमेंटेशन द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म सेल रिकॉर्ड। जब ये हम देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्या क्या देखा था जस्ट, कि सर एनटीई के रिगार्डिंग क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड पॉइंट बना दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप रिकॉर्ड करो क्या, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो किए आपने, किस किस टाइम पे किए हैं और कितने एक्सटेंट तक किए हैं। तो आपको क्या चीजें रिकॉर्ड करनी होगी सर? सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर, जो टेस्ट किया हमने उसकी स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। जैसे कि इन केस हमने क्या की है, सेल की वाउचिंग की है। अब सेल के वाउचिंग के टाइम पे हमने इनवॉइस नंबर नोट कर लेना है कि ये हमने इनवॉइस नंबर क्या किए हैं, वाउच कर लिए हैं। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने चेक कर ली है। फिर आ गया हु परफॉर्म द वर्क, किसने ये काम परफॉर्म किया है, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी यहीं से तो पता चलेगी कि किसने ये काम परफॉर्म किया है। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने साइन करेंगे। फिर आ गया सर हु रिव्यू, किन्होंने किस इंगेजमेंट टीम मेंबर ने इसके किसी काम को रिव्यू किया है। ठीक है सर। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट, कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स का मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ है, ऑडिटर क्या करेगा, उन्हें भी रिपोर्ट कर लेगा। ठीक है सर। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है अगर कहीं पे इनकंसिस्टेंसी मिली है तो उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, और हमने उस इनकंसिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया ये बात भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। देखो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये आ गया सर फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से करना कि फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर तो यही आ गया सर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। किसी भी एंटिटी का साइज और उस एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा सर। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा ऑडिट एविडेंस, उतनी ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स के पर डिपेंड करेगी क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, कि किस किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये भी डिपेंड करेगा सर। थर्ड पॉइंट पे आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि हमने ऑलरेडी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए सर। उनका रिस्क, अगर ज्यादा रिस्क है तो क्या रहेगा, ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स हम रिस्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। फिर आ गया सर फोर्थ पॉइंट पे द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा सर। फिर आ गया फिफ्थ पॉइंट पे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, कि जो जो एक्सेप्शन हमने आइडेंटिफाई की हैं वो सभी और भी डिपेंड करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जितनी ज्यादा एक्सेप्शन मिलेंगी उतनी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट की ओर। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है सर? द नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन, कि हमने ऑडिट एविडेंस, वो हमने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की, और उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकला वो भी हमें क्या करना होता है सर, रिकॉर्ड करना होता है। सेवंथ पे आ गए द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, ये भी
इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर लें सर ऑडिट में। इन केस इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड से ऑडिट कर रहे हैं तो अलग मेथोडोलॉजी यूज होगी सर, अलग टूल्स यूज होंगे। और अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं सर तो वहां पे अलग मेथोडोलॉजी और अलग टूल्स रिकॉर्ड होंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से एक दो पॉइंट और डाल दें कि ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है सर, एनालिसिस, इश्यू मेमोरेंडा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशंस, चेकलिस्ट और कोरस्पोंडेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होती हैं। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमें क्या कर लेना है सर, टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर कर लेना है ना। ठीक है सर, फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ऑडिट फाइल का क्या मतलब है, देखिए जब भी कभी ऑडिट करते हैं तो उस स्पेसिफिक एंगेजमेंट के रिगार्डिंग ऑडिट फाइल मेंटेन की जाती है। ठीक है सर, ऑडिट फाइल क्या हो सकती है, ऑडिट फाइल में बी डिफाइन एज वन और मोर फोल्डर, एक फोल्डर हो सकता है या सर एक से ज्यादा फोल्डर हो सकते हैं, और अदर स्टोरेज मीडिया, यानी कि ये तो थे फाइल वाले फोल्डर, पर अदर स्टोरेज मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए सर ये कंप्यूटराइज फोल्डर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके सर, फिजिकल भी हो सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, एक फोल्डर में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा फोल्डर में भी हो सकते हैं। ठीक है सर, कंटेनिंग द रिकॉर्ड, उनमें क्या होना चाहिए सर, रिकॉर्ड कंटेन किए हुए हो किस चीज का, दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कि किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसे क्या बोलते हैं सर, उसे ऑडिट फाइल कहते हैं। ठीक है सर, पॉइंट कवर हो गया। फिर क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये क्या कहता है सर कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता किन चीजों के बीच में, ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बीच में। ये तो बिल्कुल गलत बात है। गलत बात क्यों है सर, ये गलत बात इसलिए है कि ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। ऑडिट फाइल क्या है सर, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उन सभी का रिकॉर्ड को ऑडिट फाइल कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। देखो ऑडिट हो जाती है, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाती है, उसके बाद हमें हमारी फर्म के, एक सेकंड में लिख देता हूं, फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग क्या करना होता है, असेंबल कर लेनी होती है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल, फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल कर लेनी होती है। जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते थे उन सभी को इकट्ठा करके एक प्रॉपर समराइज वे में एज इट इज कहां पे सेव कर लेते हैं सर, ऑडिट फाइल में। SQC 1 लग जाता है और 60 दिन मैक्सिमम टाइम होता है आपको क्या करने के लिए, असेंबल करने के लिए। जो भी ऑडिट फाइल का कंटेंट है वो अगले 60 ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन साइन हुई उससे 60 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, असेंबल हो जाना चाहिए। ठीक है सर, फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर कोई चेंजेस वगैरह हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो उन्हें भी अप्रोप्रिएट तरीके से हमें क्या कर लेना चाहिए सर, लिख लेना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है, उसके बाद कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म होंगे नहीं। फिर तो बस ये होगा कि आपने क्या किया था, इंडिविजुअल 4 पेपरों को चेक किया था तो एक कोई कंसोलिडेटेड सीट मिल गई जिसमें चारों पेपरों की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, तो आप उन 4 की बजाय उस कंसोलिडेटेड सीट को भी रख सकते हो, प्रोवाइडेड वो भी वेरीफाई सेम फिगर, सेम अमाउंट, हर एक चीज उसमें भी सेम होनी चाहिए। फिर चलते हैं हम इस पॉइंट की ओर आगे। ये असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल से रिलेटेड है कि कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंट हम क्या नहीं करेंगे सर, डिलीट नहीं करेंगे। कब तक, जब तक उसका रिटेंशन पीरियड ओवर ना हो जाए। ठीक है, और सर रिटेंशन पीरियड क्या होता है, रिटेंशन पीरियड होता है 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि जिस दिन हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन की उससे 7 साल तक हमें क्या करना होगा सर,
उस ऑडिट डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होगा। 1.10 डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, कि कुछ सिग्निफिकेंट मैटर रहे सर ऑडिट के टाइम पे और प्रोफेशनल जजमेंट हमने ऑडिट के टाइम पे बनाई थी, उन सभी को क्या किया सर, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है जी। तो वो कौन कौन से हो सकती हैं, देखिए एग्जाम्पल दे रखा सिग्निफिकेंट मैटर्स का, एग्जाम्पल देख लीजिए। सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट गिव रेज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, सिग्निफिकेंट मैटर हो गए तभी तो सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो सकता है ना उनसे। फिर आया फर्स्ट पॉइंट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि सर सिग्निफिकेंट मैटर्स में आ जाएगा हमने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उनका रिजल्ट क्या आया, या तो ये रिजल्ट आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल मिसस्टेटेड हो सकते हैं, या ये रिजल्ट आया कि सर हमें क्या करना होगा, जो रिस्क असेसमेंट की थी हमने उसे ही रिवाइज करना होगा। तो ये दोनों की दोनों सिचुएशंस को हम क्या कह देंगे, सिग्निफिकेंट मैटर कह देंगे सर। या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई हैं जहां पे हमें ऑडिटर क्या कर रहा है सर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फाउंड कर रहा है ऑडिटर, किस चीज में, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। तो ऐसी सिचुएशन को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे सिग्निफिकेंट मैटर में। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, देखिए कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी किस चीज को कहते हैं, समरी का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वहीं आप यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो इस चीज को। देखिए कंप्लीशन मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें होंगी, कंप्लीशन मेमोरेंडम में दो चीजें होंगी। फर्स्ट, द सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, कि ऑडिट की ड्यूरेशन में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर हमने क्या किए, आइडेंटिफाई किए हैं, और हाउ दे वर एड्रेस्ड, कि उन्हें कैसे हमने एड्रेस किया सर। ये दोनों की दोनों चीजें कंप्लीशन मेमोरेंडम में अलग से नोट कर ली जाती हैं। अब पॉइंट आता सर 1.12 ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आ जाता है कि ये ओनरशिप, सबसे पहली बात तो सर लिख कहाँ रखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं कि ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रेस्ट विद ऑडिटर एज पर एस 230, पर ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 के अंदर बता रखा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी है सर ऑडिटर की। और ऑडिटर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन्हें किन्हें दिखा सकता है, देखिए ऑडिटर बाउंड तो किसी के लिए नहीं है एक्सेप्ट लीगल और रेगुलेटरी बॉडी के। अगर इनकेस किसी कोर्ट ने हमसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांगे तो हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। प्लस पर ऑडिटर अपनी डिस्क्रिप्शन पे पोर्शन या कुछ पार्ट या पूरे के पूरे अवेलेबल करवा सकता है, किसे किसे, या तो क्लाइंट को अवेलेबल करवा सकता है, या किसी और ऑडिटर को अवेलेबल करवा सकता है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी को अवेलेबल करवा सकता है। थर्ड पार्टी को नहीं अवेलेबल करवा सकता सर, बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल करवा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्सेप्ट होती है, थर्ड पार्टी को तो प्रोवाइड करवा ही नहीं सकते। फिर आ गया सर थर्ड, यहाँ पे थर्ड इलस्ट्रेशन दे रखा है, यहाँ पे यही कहा कि जो प्रॉपर्टी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वो कंपनी की है, तो ये साफ साफ गलत बात है। SQC 1 के अकॉर्डिंग जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर्टी किनकी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। अब हमने ऐसे 230 कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है ऑडिट एविडेंस। देखिए ऑडिट एविडेंस का इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या लिख रखा है, सिंपली ये लिख रखा है कि ऑडिटिंग इज ए लॉजिकल प्रोसेस। हमने काफी बार पढ़ा है कि ऑडिटिंग लॉजिकल प्रोसेस है और ऑडिटर को बुलाया जाता है टू असेस द एक्चुअलिटी ऑफ सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन है उसकी एक्चुअल पिक्चर हमें पता चले इस चीज के लिए। प्लस जो अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स उन्हें दिए गए हैं उन्हें रिव्यू करें और एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमें प्रोवाइड करें, किस चीज के रिगार्डिंग सर, ट्रू एंड फेयर व्यू के रिगार्डिंग, या कह सकते हैं ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ सच अकाउंट्स के रिगार्डिंग। और दिस कैन नॉट बी डन अनलेस ही हैज एग्जामिन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिवली,
कि उन्होंने अनबाइज्ड मैनर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया हो, एग्जामिन कर लिया हो। फिर चलते हैं सर थोड़ा सा आगे, जैसे कि ऑडिट एविडेंस का मैंने आपको बताया था, ऐसे 500 किस चीज के लिए रिगार्डिंग है, ऐसे 500 है सर ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग। और जहां पर भी ऑडिट एविडेंस की बात आती है तो ऑडिट एविडेंस क्या होनी चाहिए सर, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए। अब ऐसे 550 क्या कहता है सर, एक्सप्लेन करता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे होंगे तो कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, ऑडिट एविडेंस को बनाएंगी, किन्हें किन्हें हम इंक्लूड करेंगे और किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलते हैं सर 2.2 की तरफ। 2.2 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखिए, ऑडिट एविडेंस में बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, कि जो भी ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन यूज की है सर, किस चीज के लिए, इस कंक्लूजन पे आने के लिए। कौन सा कंक्लूजन सर, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज की उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं सर, उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं ऑडिट एविडेंस। और इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, एसए 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलते हैं सर, ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। ठीक है सर, अब ये इंक्लूड करेगा सर, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। वही बात आ गई सर कि अकाउंट जो ये इंफॉर्मेशन रहेगी कहां कहां से मिल सकती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल सकती है या अदर इंफॉर्मेशन से मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है सर, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट ओपिनियन में रिलेशनशिप क्या है। तो ऑडिट एविडेंस और ऑडिट ओपिनियन में रिलेशनशिप हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिस फर्दर, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड, ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं सर, इन केस इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हमने दो चीजें देखी है सर, एक तो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एक अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कौन कौन सी होगी सर, इनिशियल एंट्रीज होगी, स्पोर्टिंग रिकॉर्ड्स हो गए, इनवॉइस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सारी की सारी चीजें कहाँ रहेंगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रहेंगी। द जर्नल सब्सिडरी लेजर्स हो गई, रिकॉर्ड सच वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ये सारे के सारे स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अदर इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं सर, फिर other information that authenticate the accounting record and also supports the auditor rationale behind the true and fair presentation of financial statement। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है बाकी सभी डॉक्यूमेंट जो क्या करते हो सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हो, अप्रूव कर रहे हो, जैसे कि मिनट ऑफ द मीटिंग, रिटन कन्फर्मेशंस, मैनुअल containing details of internal control etc। ठीक है सर, फिर चलते हैं 2.3 की तरफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऐसे 500 में भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं सर, ये ऑब्जेक्टिव किस चीज के हैं, ऐसे 500 के ऑब्जेक्टिव हैं सर। ऐसे 500 क्या बताता है हमें, ऐसे 500 बताता है कि ऑडिटर को क्या करना होगा सर, टू ऐसे डिजाइन करना होगा, परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर इन सच ए वे एज टू अनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना सर, कि जो भी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होंगे उनको ऑडिटर को करना होगा डिजाइन और परफॉर्म करना होगा सर। ठीक है, ऐसे 500 के चीज के रिगार्डिंग बताता है, ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो और पहले डिजाइन करो उनको और फिर उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो कि जो आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करवाए। ठीक है सर, फिर चलते हैं, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। काफी बार क्या होता है कि सर जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के टाइम पे मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट ले लेती है काफी बार। तो उस टाइम पे इन केस मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट अदर देन ऑडिटर, हाँ क्योंकि ऑडिटर तो प्रिपरेशन का काम ही नहीं कर सकता सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑडिटर ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिए तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा वहां पे और इंडिपेंडेंस चली जाएगी। और इंडिपेंडेंस तो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर ऑडिट का। फिर चलते देखो यहां जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे क्या किया था, किसी एक्सपर्ट के काम को यूज किया गया था, किसने, मैनेजमेंट ने। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है सर। फिर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, कि उस एक्सपर्ट ने वर्क कैसे किया है उसकी समझ। फिर सर इवेल्युएट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। फिर अप्रोप्रिएटनेस चेक करेगा सर कि वो जो वर्क परफॉर्म किया सर उस एक्सपर्ट ने, या जो डायरेक्शंस उस एक्सपर्ट ने प्रोवाइड की हैं वो सारी की सारी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर चलते हैं सर हम नीचे, फिर यहां पे लिख रखा है व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट रिलायबल। हमेशा जब भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑडिटर को यह वेरीफाई जरूर करना होगा कि सफिशिएंट है और रिलायबल है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। एंड इंक्लूड एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस, क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी सर उस चीज में, इस इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट और सेकंड क्या है सर, फर्स्ट है ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को हमेशा ये भी वेरीफाई करना होगा कि जब भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को क्या की सर, प्रोवाइड करवाई गई किसी भी एंटिटी के द्वारा, ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, फिर ऑडिटर क्या करेगा सर, सबसे पहले सफिशिएंटली रिलायबल है या नहीं यह आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद में ऑडिटर को वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन और कंप्लीट है या नहीं। फिर इवेल्युएट करना है सर कि जो हमारे ऑडिट पर्पज के लिए कैसे उसे यूज किया जाए। सिलेक्टेड आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कि कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए अपने उनके टेस्ट वेरिफिकेशन अपने अपने तरीके से होते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर 2.5 की ओर चलते हैं। 2.5 हमें क्या बताता है, इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। हमने देखिए 2 ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, दोनों ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से के रिजल्ट से या हमें 2 डॉक्यूमेंट मिले और दोनों डॉक्यूमेंटों को एक दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहे सेम फैक्ट के रिगार्डिंग, तो वहां पे क्या आ जाएगी सर, इनकंसिस्टेंसी से हम कहते हैं, या डाउट आ जाएगा हमें रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग कि भरोसा कर सकते हैं इन पे या नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही चीज के लिए दो एविडेंस हमें मिल रहे हैं और दोनों एविडेंस अलग अलग बात बता रहे हैं, ठीक है सर। फिर यहाँ पे क्या करना होगा सर, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर मॉडिफिकेशन और एडिशन टू द ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर, कि कहीं पे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर या एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सब डिसीजन ऑडिटर को लेने होंगे सर। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, देखिए सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस के रिगार्डिंग ये पैराग्राफ दे रखा है पूरा का पूरा 2.6, इसे आप देख लेना। हमने बहुत बार डिस्कशन किया है सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस के रिगार्डिंग। इन केस कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सफिशिएंसी किस चीज को कहते हैं सर, क्वांटिटी को सफिशिएंसी कहते हैं और एप्रोप्रिएटनेस कहते हैं क्वालिटी को, कि जो भी एविडेंस हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट में कंप्लीट होनी चाहिए सर, रिलायबल होनी चाहिए। सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख दिया है कि क्या हो, क्वांटिटी बेस्ड भी होनी चाहिए। क्वांटिटी बेस्ड तो है सर,
फिर क्वालिटी बेस्ड भी होने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए। यहाँ पे क्या क्या बताया गया है सर? यहाँ पे बताई गई है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस और उनकी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएटनेस के रिगार्डिंग। फिर चलते हैं, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। Mr. H, one of the member of audit team of WT and Associate, was the view that sufficiency of audit evidence mean simplicity। देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि sufficiency का मतलब है simplicity और appropriateness का मतलब है सर means ease of obtaining audit evidence। ये तो बिल्कुल गलत बात कह दी है ना, तो इसे आप इसके अनुसार आप पढ़ लेना। जस्ट जो पैराग्राफ अभी जस्ट पढ़ के आए हैं वही पैराग्राफ यहाँ पे आएगा। फिर आ गया सर ये थर्ड पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखिए कौन से ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट पे। और सर उस प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है मैटेरियलिटी। हमने काफी डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में मैटेरियलिटी पर, तो कि मटेरियल आइटम होगी सर वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर, ऑडिट एविडेंस ज्यादा चाहिए हमें। या साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में क्या करना होगा सर? हमें बहुत ज्यादा ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग बात आ गई सर। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो भी ऑडिट एविडेंस क्या होनी चाहिए? काफी होनी चाहिए। अब यहां पे एक रेफरेंस आ गई सर, किस चीज की रेफरेंस आ गई? ऐसे 330 की। 330 में क्या चीजें बताई गई थी? 330 में कहा गया था द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। ये तो 330 का नाम है सर, अब इसे पढ़ लेते हैं। रिक्वायर दैट ऑडिटर टू कंक्लूड वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। किस जो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं वो आपने किए हैं या नहीं। फिर सेम वही ऐसे 200 में भी डिस्कशन हुआ था कि आपको क्या करना है सर, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है, पर इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से क्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट ना आए। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस को डिस्कस कर लेते हैं सर अब हम, कि ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सोर्स के एग्जांपल देख सकते हैं हम। फर्स्ट तो एनालिसिस एंड रिव्यू, की हम खुद एनालिसिस करें या रिव्यू करें उससे पता लगाएं। फिर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। फिर रिकंसाइलिंग रिलेटेड टाइप एंड एप्लीकेशंस फॉर द सेम इंफॉर्मेशन, कि उसी इंफॉर्मेशन के लिए सर हम रिकंसिलेशंस बना रहे हैं। तो इन तरीकों से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब आ गई सर मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या आ गई कि ऑडिट एविडेंस को हमें क्या करना है सर? ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। कौन से सर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे? देखिए ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कौन से? SC 315 वाले। फिर होते हैं सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है सर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में फिर दो कैटेगरियां हैं, वो कौन सी हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है सर। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में फिर दो कैटेगरियां हैं, वो कौन सी है सर? एक वाउचिंग और एक वेरिफिकेशन। वाउचिंग हमेशा ट्रांजैक्शंस की होती है और वेरिफिकेशन किस चीज की होती है सर? अकाउंट बैलेंसेस की होती है। तो आ जाइए यहाँ पे, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। रिस्क असेसमेंट,
और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। सब्सटेंटिव में क्या होता है सर, सब्सटेंटिव में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल TOD और एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और TOD में भी दो होते हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ये चीज याद रखना। फिर चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को देख लेते हैं। ऑडिट प्रोसीजर का क्या मतलब है सर, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो भी हमने प्रोसीजर्स फॉलो किए उन्हें ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं। द ऑडिट प्रोसीजर्स इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या तो ये इंडिविजुअल या इनका कोई कॉम्बिनेशन, इन्हें क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये डिपेंड करता है सर जो हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है वो किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग सर टाइमिंग सेट होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसकी नेचर सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल लिख रखे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं सर हम। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर्स है इंस्पेक्शन, सेकंड प्रोसीजर इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड प्रोसीजर इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फोर्थ प्रोसीजर इज रिकैलकुलेशन, फिफ्थ प्रोसीजर इज रीपरफॉर्मेंस एंड सिक्स्थ प्रोसीजर इज एनालिटिकल प्रोसीजर। और सेवंथ नंबर पे क्या है, सेवंथ नंबर पे सर इंक्वायरी की। इन सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद हम क्या कर सकते हैं सर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वन बाय वन इन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रोसीजर आ गया सर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या कहता है, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन whether internal or external in paper form or electronic form or other media or a physical examination of asset। देखिए इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है सर, इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिन कर रहे हैं हम किसी रिकॉर्ड को या किसी डॉक्यूमेंट को या फिजिकल वेरिफिकेशन को भी इंस्पेक्शन कहा जाता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है सर, ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट प्रोसेस, कि हम जस्ट देख रहे हैं सर कि काम कैसे हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया किसी भी एक एक्ट को या किसी भी एक प्रोसेस को देखने के बाद जो हमने ऑब्जर्व किया उसे हम ऑब्जर्वेशन ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं। सॉरी, और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय द अदर्स, कि जो कोई प्रोसीजर्स बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें सिर्फ देखना, इसे ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। इलस्ट्रेशन आप ये देख लेना साथ के साथ। फिर चलते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिगार्डिंग हमारे पास SA 505 भी है जो आज की क्लास में हम करेंगे। अब देख लीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है हम डायरेक्टली थर्ड पार्टी से क्या कर लेते हैं, कोई कंफर्मेशन ले लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड या किसी अकाउंट बैलेंस के रिलेटेड। एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिप्रेजेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एज ए डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिस्पॉन्स हमें मिल जाए, है ना, या वो इन पेपर फॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है या अदर मीडियम हो सकता है। फिर चलते हैं रिकैलकुलेशंस पर। रिकैलकुलेशंस का मतलब क्या है सर, रिकैलकुलेशन का मतलब है हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, दोबारा कैलकुलेशन कर लेनी है सर किस चीज की, टोटलिंग, कास्टिंग या कोई और कैलकुलेशंस। ठीक है सर। रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है सर, रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं सर किसी प्रोसेस का दोबारा से। Re-performance involve the auditor's independent execution of procedure or control that were originally performed as a part of entity internal control। कि सर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो हमें उसे रीपरफॉर्मेंस
दोबारा से उस ट्रांजेक्शन को करके देखेंगे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये रीपरफॉर्मेंस हो जाती है किसी काम को दोबारा परफॉर्म करवाना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग हमारे पास ऐसे 520 भी है, पर यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं सर, हम एक इक्वेशंस इवेल्युएशन करते हैं सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और उन दोनों के रिलेशनशिप को हाँ हम आगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के रिलेशनशिप को इवेल्युएट करना और उससे कुछ कंक्लूसिव डिटेल्स निकालना, इसे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहते हैं। फिर आ गया इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है सर, सिंपल इंक्वायरी का मतलब होता है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन किसी से चाहिए है तो वो डायरेक्ट हम इंक्वायरी किसी से कर सकते हैं। फिर आ गए सर हम कहाँ पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो भी हमने परफॉर्म किए थे किस चीज के रिगार्डिंग, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि जो एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को हमने ऐसे 315 में समझा था, वहां पे लिखा हुआ था लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, वो सारी की सारी चीजें आप यहां से रेफर भी कर सकते हो पेज नंबर 2.7 पे, उसके साथ इसे लिंक कर लेना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। फिर इनके रिजल्ट के बिहाफ पे हमने क्या किया था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो चीजें आ गई थी, मैंने आपको बताया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या चीज, किस चीज के रिगार्डिंग होते हैं, इंटरनल कंट्रोल को देखने के रिगार्डिंग कि वो एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यू है और अप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर आगे सर सेकंड पॉइंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उन्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं। इनमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिकल एनालिटिकल। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट कौन सा सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, देखिए एंटिटी के कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज को क्या करना सर, इवेल्युएट करना। इंटरनल इवेल्युएट करना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बी डिफाइन एज ऑडिट प्रोसीजर, कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जो डिजाइन किए गए हो किस चीज के रिगार्डिंग सर, टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। यानी कि सर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लेवल पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करना, रोकना, डिटेक्ट करना, अगर हो गई है तो उसे ढूंढना और ढूंढने के बाद करेक्ट करना। ये तीनों के तीनों काम ऑपरेटिंग इफेक्टिवली बेसिस पर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए जो प्रोसीजर्स डिजाइन किए जाते हैं उन्हें टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर्स कहा जाता है। जैसे यहां से देखें तो ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन, जो डिजाइन किए गए हैं सर किस चीज के रिगार्डिंग, इवेल्युएट करने के रिगार्डिंग, क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल किस चीज में, इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, कि सर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लेवल पे, असर्शन लेवल पर क्या करनी है, हमें प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, ये चीज होना बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं सर, ये यहाँ पे अच्छी खासी बात लिख रखी है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग, इसे आप पढ़ सकते हो। यही बात लिखी है कि अगर कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती हो, एक्सेप्शन होती है सर डाइवेशन या इनकंसिस्टेंसी कह सकते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एक्सेप्शन कह देंगे उसे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अकेले क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते सर, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके रिगार्डिंग ट्रू एंड फॉल्स कई बार एग्जाम में आया है। फिर चलते हैं आगे, चलते हैं, देखो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
देखिए यहाँ पे बताया गया नेचर क्या रहेगी, एक्सटेंट क्या रहेगी, किनकी सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमने देखा था क्या करना है सर, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कौन किस चीज के रिगार्डिंग, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने के रिगार्डिंग, कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या किया जाएगा सर, दो चीजें यहाँ पे होंगी, दो चीजें कौन कौन सी, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन evidence about operating effectiveness of controls, including first A, how the control were applied at relevant time, कि कैसे कंट्रोल अप्लाई किए जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाय होम और बाय व्हाट मींस दे आर अप्लाइड, और वो सारे के सारे कंट्रोल किनके द्वारा और किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। और बी, अगर कोई कंट्रोल किसी दूसरे कंट्रोल पर डिपेंड करता है तो उस दूसरे कंट्रोल के लिए भी हम तीनों की तीनों कंडीशन चेक करेंगे कि कैसे वो कंट्रोल अप्लाई हो रहा है, कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, और कौन उन्हें अप्लाई कर रहा है, किस तरीके से। फिर चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे। इंक्वायरी देखिए, कभी भी सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी अकेली सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट और एविडेंस किसी चीज की नहीं होती, वो इन एडिशन टू बाकी सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर हो सकती है, पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं होती। देखिए ये सेल्फ कर लेना आप। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल की टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग भी हो सकती है और थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड भी हो सकती है। ये किस चीज पे डिपेंड करती है सर, ये ऑडिटर की असेसमेंट पर डिपेंड करती है। फिर चलते हैं यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। देखिए प्रीवियस ऑडिट में हमने कोई, ये सिर्फ एप्लीकेबल उस सिचुएशन में होगी जहां पे हम इनके प्रीवियस ऑडिटर रहे थे, तभी तो हमारे पास पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना सर। फिर उस इन्फॉर्मेशन को अब कैसे यूज किया जाए, ऑब्वियस सी बात है सर, यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग देख सकते हैं सर, लास्ट टाइम क्या थे, इफेक्टिव थे, हालांकि अब की बार भी हमें क्या करना है, सारे के सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पर हम ऐसा देख सकते हैं थे कि इफेक्टिव थे, तो अब की बार भी पॉसिबिलिटी है इफेक्टिव होंगे, पर अगर लास्ट टाइम भी इन इफेक्टिव थे तो अब हमें थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे तरीके से देखना होगा। द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, की जो कंट्रोल्स हैं मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, इनका भी हमें ऑलरेडी पता होगा सर। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल्स की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कंट्रोल कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी बेसिक सी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो इन्हें। फिर चलते हैं इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें इवेल्युएट करना है सर, ठीक है, क्या इवेल्युएट करनी है सर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किन चीजों की, कंट्रोल्स की, और वो कैसे होगी सर, देखिए आइए। ऑडिटर सेल इवेल्युएट, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा क्या, whether misstatement that have been detected by substantive procedure indicate that control are not operating effectively। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने परफॉर्म किया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने क्या किए, परफॉर्म किए सर। फिर उनके बाद परफॉर्म किया सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम पे हमें क्या मिली सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली। तो अब ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल्स को ओवरराइड करके हुई है, या कंट्रोल्स ने इसे या तो प्रिवेंट नहीं किया, और अगर ये हो गई तो इसे डिटेक्ट नहीं किया, और डिटेक्ट नहीं हुई तो ये करेक्ट भी नहीं होगी, है ना। तो इस सिचुएशन पे सब्सटेंटिव प्रोसेसेस के टाइम पे अगर हमें कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है या कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाती है जो ओवरऑल लेवल पे देखें तो मटेरियल हो सकती है, तो हमें क्वेश्चन, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है सर कंट्रोल्स की या नहीं, क्योंकि अगर होती तो ये नहीं होती ना मिस्टेक। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सर किस चीज के रिगार्डिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है आपके इंटरनल कंट्रोल में कोई न कोई डेफिशिएंसी जरूर है। स्पेसिफिक इंक्वायरी बाय ऑडिटर व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल आर डिटेक्टेड,
कि कहीं पे कंट्रोल काम नहीं कर रहा सर, कोई लूप होल मिल गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंक्वायरी करेंगे। स्पेसिफिक इंक्वायरी करेंगे तो वो किस चीज के रिगार्डिंग होगी सर, उसमें हम क्या देखेंगे, पहली बात तो सर जो भी हमें मिसस्टेटमेंट मिली उस मैटर को समझेंगे, फिर उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे सर कि ये इस मिस्टेक की वजह से या इस मिसस्टेटमेंट की वजह से कहां कहां पे इम्पैक्ट आया है, और उस इम्पैक्ट को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। फिर आ गया सर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म्ड प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑफ कंट्रोल। दोबारा से हम डिटरमाइन करेंगे सर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने परफॉर्म किए थे वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर नेसेसरी, फिर सर एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी फॉलो करेंगे सर, हम देखेंगे। फिर आ गया सी पॉइंट क्या कहता है, द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब जब ऐसी अगर कोई एक मिसस्टेटमेंट मिली तो उसी के रिगार्डिंग हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा, वेरिफिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, वाउचिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हो जाएंगे और ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा उससे। अब आई बात सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर की। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऊपर कर लिया, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे आ जाइए। सब्सटेंटिव प्रोसेस में बी डिफाइन एज एन ऑडिट प्रोसीजर, वो ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि डिजाइंड हुए हैं टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। अब सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से क्या देख लिया हमने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से ये देख लिया कि जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है सर, मान लिया हो रही हैं। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमें डिटेक्ट करना है कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब मिलेगी सर, जब वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी हुई थी तभी तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, फिर वो अब यहाँ पे मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। अब आ गया ऑडिट प्रोसीजर, कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जो हम डिजाइन करेंगे टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए रिगार्डिंग एट असर्शन लेवल, और असर्शन लेवल पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने के रिगार्डिंग क्या करेंगे, कुछ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसेस में क्या क्या होता है सर, टेस्ट ऑफ डिटेल होता है TOD, और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ये 3 टाइप के असर्शन होते हैं हमेशा, इन्हें याद रखना। या तो कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती है सर, इनकम एक्सपेंस, या अकाउंट बैलेंस होता है राम श्याम घनश्याम एटसेट्रा, ये डिस्क्लोजर हो सकते हैं सर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को आपको बताया ही था, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा के रिलेशनशिप का इवैल्यूएशन करना, मीनिंगफुल कंक्लूजन के रिगार्डिंग। ऑडिट प्रोसीजर का देखिए चार्ट देख लो एक बार, ऑडिट प्रोसीजर। फिर एक आ गया RAP कहाँ थे सर, 315 में थे, ऐसे 315 में। अदर प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव में क्या क्या था सर, सब्सटेंटिव में था टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या क्या चीजें थी सर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में 2 चीजें थी, टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को कहते हैं हमेशा वाउचिंग, और टेस्टिंग ऑफ बैलेंसेस को क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है सर, थोड़ा सा और चलते हैं। अब देखो यहां पे आ जाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखिए भले ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ना के बराबर हो या बहुत ज्यादा हो, ऑडिटर को क्या करने होंगे सर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही होंगे, तीनों के तीनों असर्शंस के रिगार्डिंग। फर्स्ट आ गया, दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल एंड सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कि जो रिस्क असेसमेंट किया था ऑडिटर ने, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके रिगार्डिंग फिर क्या होता है सर, हम सब्सटेंटिव प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वहां मिल जाता है वो। और वहां क्या होती है, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड, कि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी तो होती है ना इंटरनल कंट्रोल की। वो कौन से सर, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है इंटरनल कंट्रोल को, ये मत भूलो। कहीं पे ऐसा था कि कोई ट्रांजैक्शन है सर, 3 लोगों को अप्रूव करना होता है, पर अगर मैनेजमेंट चाहे
तो मैनेजमेंट के हाथ में ही है सर, भले ही वो तीनों से अप्रूव करवाएं स्टेटमेंट की कोई ट्रांजेक्शन हो, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट क्या कर सकती है, ओवरराइड कर ही सकती है सर, पर जरूरी नहीं है हर जगह होता हो। फिर आ गया सर सेकंड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस दैट ऑडिटर में डिटरमाइन, ऑडिटर ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी सफिशिएंट हो सकते हैं ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए। कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये ऑडिटर की जजमेंट होती है। या ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही से ही काम चल जाए, पर सब्सटेंटिव तो करना जरूरी है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सर कि कुछ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल हम करें। फिर आगे बात सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए देखिए, वैसे तो मैंने बताया था आपको एक सेपरेट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है जो कि है SA 520। ये कहाँ पे बेसिकली काम आता है सर, ये काम आता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस के केस में। फोर्थ में आ गया नेचर ऑफ द रिस्क एंड असर्शन इज रिलेवेंट टू डिजाइन टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ऑब्वियस सी बात है सर, जब तक हमें रिस्क का नहीं पता होगा कि कितना रिस्क किस असर्शन में इन्वॉल्व है, तब तक हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिजाइन कर ही नहीं सकते। मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर टेस्ट ऑफ डिटेल्स और लेस रिस्क इज इक्वल टू less test of details, because the assessment of risk of metal misstatement take accounts of internal control. The existence of substantive processes may need to be increased when the result from test of control are unsatisfactory. देखिए हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए थे किस चीज को देखने के लिए सर, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, पर हम सेटिस्फाई नहीं हुए सर। जो रिजल्ट हमें लिखे कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं, और अगर डेफिशिएंसीज हैं तो फिर क्या करेंगे सर, हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देना पड़ेगा सर। पहले जैसे सिर्फ 15% वेरिफिकेशन करनी थी, पर अब 15 से ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि तभी तो मैटर, जितनी ज्यादा हम वेरिफिकेशन करेंगे, वाउचिंग करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जितने ज्यादा उतना ही ऑडिट रिस्क कम होता जाएगा। इन डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग इज ऑर्डिनरी थ्रू आउट ऑफ इन टर्म्स ऑफ सैंपल साइज, की सैंपल साइज पे डिपेंड करता है सर, है ना, ये भी आगे देखते हैं। फिर आ गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। काफी जगह हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है सर, डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी टू द ऑडिटर, कि हम किसी अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम केसेस पे तो अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स से रिलेटेड या किसी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, a request may be specifically seek confirmation that no side agreement exist, कि कोई भी साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, या कट ऑफ डेट पर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस ना हुई हो जिनमें क्या किया गया हो, प्रॉफिट अंडरस्टेट या ओवरस्टेट कर दिया गया हो, है ना। बाकी सिचुएशंस में देख सकते हैं सर, बैंक बैलेंस या अदर इंफॉर्मेशन और बैंकिंग रिलेशनशिप देख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस देख सकते हैं, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। हाँ देखिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ यूज आ सकती है सर, काफी जगह आ सकती है। पहली बैंक बैलेंस हमें चेक करना सर, बैंक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे बैंक से। अकाउंट रिसीवेबल्स के बैलेंस और उनकी टर्म्स देखनी सर, तो हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स उनसे ले लेंगे। हमारी इन्वेंट्री किसी थर्ड पर्सन के पास रखी हुई है तो वहां से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेंगे। प्रॉपर्टी टाइटल डीड है सर, कोई भी वो सेफ कस्टडी में रखी हुई है एज ए सिक्योरिटी, तो वहां से हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट कोई सेफ कीपिंग के लिए थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, या वहां से भी कंफर्मेशन ले लेंगे। अमाउंट्स ड्यू है किन के रिगार्डिंग सर, लेंडर्स को हम के का अमाउंट ड्यू है तो हम उनसे भी क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। अकाउंट पेबल बैलेंस और टर्म्स, ऐसे ही अकाउंट पेबल्स का बैलेंस के रिगार्डिंग और उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं।
और एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डिस्कशन SC 505 में अच्छे तरीके से होगा। Auditor may determine that external confirmation procedure performed for one purpose provide an opportunity to audit evidence about other matter। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्पज के लिए हमने ऑडिट एविडेंस ओबिटेन किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो कई सारे पर्पज हमारे फुलफिल कर दे, क्योंकि काफी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। फिर आ गया सर फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फैक्टर दैट मे असिस्ट ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हो सर, ऑडिटर को ये बता रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म करनी है, या यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको परफॉर्म नहीं करनी। तो वो कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले तो द कन्फर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी नॉलेज कन्फर्मिंग पार्टी को है या नहीं। वो बेसिक बात है सर, अगर कन्फर्मिंग पार्टी को, जिनसे हमें कन्फर्मेशन चाहिए, उन्हें नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, तो वो कैसे हमारी कन्फर्मेशन का रिप्लाई करेंगे। द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, कि जो भी हम कन्फर्मिंग पार्टी है उसकी विलिंगनेस है या नहीं, एबिलिटी है या नहीं रिस्पॉन्स करने की। ऐसा हो सकता है ही मे नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सेप्ट ही ना करे, भाई मेरे को नहीं देने। ही मे कंसिडर रिस्पॉन्डिंग टू कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, या ऐसा लगे कि भाई मुझे तो अमाउंट ढूंढने में सालों साल लग जाएंगे और मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। मे ही कंसर्न अबाउट पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, या उसे ऐसा लगे कि अगर इन केस मैंने हाँ कह दिया कि मुझे रुपए देने, तो लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ही मे अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट करेंसीज, या ऐसा हो सकता है कि जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो क्या करती हो, अपने अकाउंट्स किसी और करेंसी में मेंटेन करती हो, इंटरनेशनल क्लाइंट हो कोई, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तो इतने रुपए पे करने थे पर आज तो अमाउंट बदल गया। पर ऐसे सिचुएशन में हम सामने वाले की करेंसी में कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं वैसे। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी। ये बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है सर तो क्या होगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है कन्फर्मेशन का। फिर अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस क्या होती है सर, कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कि फाइनल स्टेज पर क्या करते हैं, फाइनल स्टेज पर हम एग्रीइंग और रिकंसाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग अकाउंट्स। सबसे पहली बात तो सर रिकंसाइलेशन करते हैं कि सारे की सारी एंट्री अकाउंट्स में है, अकाउंटों से के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस सारे के सारे P&L और बैलेंस शीट में है, ये सब देखते हैं। बी पॉइंट पे एग्जामिन मटेरियल जर्नल एंट्रीज। सर मेजर जो मटेरियल जर्नल एंट्री होती है उन्हें हम दोबारा से एग्जामिन कर देते हैं, या जो एडजस्टमेंट्स हुई है ना उन्हें भी हम क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क। सर जब भी कभी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट होती है, उसकी असेसमेंट होती है, तो उससे सिग्निफिकेंट रिस्क आता है और उसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसेस को हम इंक्रीज कर देते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, असर्शन। हाँ, काफी बार हमने डिस्कस किया है असर्शन। असर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं सर, असर्शन को हिंदी में कहते हैं दावे, कि मैनेजमेंट के ये सब क्या है, दावे हैं, असर्शन है। और वो कैसे कैसे हो सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी हो सकते हैं। कहीं पे ये लिख रखा है सर कैश इन हैंड 10,000 रुपीज, इसका मतलब मैनेजमेंट का ये असर्शन है, ये एक असर्शन है, ये एक दावा है कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना था, 10,000 रुपए था। असर्शन रेफर to the representation by management explicit or otherwise that are embodied in the financial statement, जो कि financial statement में लिखी हुई हो, as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur। और auditor उन्हें यूज करता है किस चीज के लिए सर, ढूंढने के लिए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ
मिसस्टेटमेंट होती हैं वो हो सकती हैं। फिर आ गया ये सेम टू सेम वही बात लिखी है, representations by management that are embodied in financial statement to consider different type of potential misstatement। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। असर्शन 3 तरीके की हो सकती है, आपको पता है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब इन्हें देखने के लिए सर, इन्हें वेरीफाई करने के लिए क्या क्या देखते हैं। किसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देखी जाती है अकरेंस की वो हुई है या नहीं, कंप्लीटनेस, और अगर हुई है तो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट लेवल पर रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, एक्यूरेसी की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है या नहीं, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है सर कि सिर्फ इस पीरियड की ही है, ऐसा ना हो कि इस पीरियड में हमने सेल दिखा दी और अगले साल क्या कर दिया, सेल रिटर्न कर दी, तो इस टाइम क्या होगा, सेल ओवरस्टेट हो जाएगी और अगले साल फिर वो सेल अंडरस्टेट हो जाएगी, ऐसा ना हो। क्लासिफिकेशन की जो अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन होना चाहिए इस ट्रांजैक्शन का वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर चलते हैं अकाउंट बैलेंस की तरफ। अकाउंट बैलेंस क्या कहता है, अकाउंट बैलेंस कहता है सर एग्जिस्टेंस। सबसे पहले अकाउंट बैलेंस कब होगा सर, अकाउंट बैलेंस दो ही सिचुएशन में होगा, या तो वो एसेट है या वो लायबिलिटी है ना। अब एसेट है या लायबिलिटी है, उसकी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी बहुत जरूरी है, तभी तो वो अकाउंट बैलेंस है सर, या तो किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट किस केस में रहेगा सर, राइट रहेगा हमारा असेट्स के केस में, ऑब्लिगेशन रहेगी सर लायबिलिटीज के केस में। कंप्लीटनेस, यहाँ पे भी कंप्लीट अमाउंट होना जरूरी है। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, देखिए जो वैल्यूएशन की गई है हमने वो प्रॉपर है या नहीं अकाउंट बैलेंस में, ये भी चेक करना होगा। फिर चलते हैं हम थर्ड असर्शन की तरफ। थर्ड असर्शन है हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमें क्या देखना है, अब तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में तीनों चीजें आ गई हैं, अकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। अब वन बाय वन करके इन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है सर। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के केस में क्या थी सर, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के केस में 5 चीजें थी, ओ सी ए सी सी। अकरेंस की इवेंट जो भी है वो अकर हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लीटनेस कि ऑल ट्रांजैक्शंस और सारे के सारे इवेंट क्या किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं प्रॉपरली। एक्यूरेसी कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हो गया नहीं हो गया, अमाउंट और दोनों चीजें डाटा। कट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब सर करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं। क्लासिफिकेशन वही आ गया सर, प्रॉपरली क्लासिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। बी पॉइंट की ओर चलते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है, असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों असर्शन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है काफी बार, और एमसीक्यू तो ये मान के चलो यहां से आना ही आना है। असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंस का क्या होना चाहिए सर, एग्जिस्टेंस होनी बहुत जरूरी है, राइट और ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हो, कंप्लीटनेस पूरी की पूरी हुई हो, वैल्यूएशन और एलोकेशन भी प्रॉपर हुई हो। फिर चलते हैं सर सी पॉइंट की तरफ। सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट बताता है हमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के असर्शन को कैसे वेरीफाई किया जाए। अकरेंस एंड राइट्स, अकरेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात सर अक्कर हुई, अकरेंस होना जरूरी है, राइट्स होंगी और ऑब्लिगेशंस होगा, इनकी प्रॉपर क्या हुई हो, डिस्क्लोजर हुआ हो। कंप्लीटनेस कि सारे के सारे डिस्क्लोजर्स कंप्लीट तरीके से डिस्क्लोज किए गए हो। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी कि जब भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर किया प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि वो समझ में आने के भी लायक हो। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर होने चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ पॉइंट जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इन्हें आप पढ़ सकते हो वैसे। एग्जाम्पल देख लेना आप, ये एग्जाम्पल वैसे मैंने कवर कर दिए हैं। और जैसे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लांट एंड मशीनरी लिख रखा है 2 लाख, डेप्रिसिएशन लिख रखा है 70,000 और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिख रखा है 13,000, क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 83,000, वो सॉरी क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 1,17,000,
तो इस आकर्षण को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं सर हम? सबसे पहली बात तो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर बैलेंस शीट में है तो ये एसेट किसकी होगी? सर फर्म की होगी या उस एंटिटी की होगी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 लाख थी सर, ये भी हमें पता चल गया। प्लांट और मशीनरी फिजिकल एग्जिस्ट करती है, ये भी एक असर्शन ही है सर, एजम्पशन भी कह सकते हैं इस चीज को सर हम। द असेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये भी ऑब्वियस सी बात है सर। और 5th पॉइंट पे टोटल चार्ज डेप्रिसिएशन अब तक का ये है, और डब्ल्यूडीवी ये है, ये अमाउंट यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। फिर चलते हैं सर हम और आगे। हाँ, काफी जगह नेगेटिव असर्शन भी होते हैं। नेगेटिव असर्शन का मतलब क्या होता है सर? देखिए, पॉजिटिव असर्शन का मतलब होता है अमाउंट लिखा हुआ है कुछ भी हो भले ही। नेगेटिव असर्शन का है सर कि ये चीज जीरो। नो कंटीजेंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या सर? कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, ये नेगेटिव असर्शन हो गया, है ना। जैसे कि बिल्डिंग हमारे पास है ही नहीं, उसके आगे सामने लिखे हुए जीरो अमाउंट, तो इम्प्लाइड बात है कि ये नेगेटिव असर्शन है कि आपके पास बिल्डिंग है नहीं। अब ये देख लेते हैं, सम ऑब्जर्वेशन अबाउट ऑडिट एविडेंस मे बी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अपॉन टेक्निक्स, कि कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं सर जिनमें हम टेक्निक क्या क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट एविडेंस विच एन ऑडिटर कैन ऑब्टेन एंड ऑन विच ही रिलाई। देखिए, कोई मिस्टीरियस बात तो होती नहीं है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना और उन पे भरोसा करना। तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, ये साफ साफ सी बात है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस वराइज इन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर अलग अलग हो सकते हैं। सम एविडेंस मे बी मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन देन अदर, कुछ एविडेंस ऐसे हो सकते हैं सर जिन्हें ऑब्टेन करना डिफिकल्ट हो। फिर it must be recognized that available evidence be persuasive and that the evidence may not be conclusive, कि जो एविडेंस है सर वो परवेसिव होने जरूरी है। फिर आगे सर परवेसिव ही होते हैं सर कि एविडेंस कंक्लूसिव ना हो, सिर्फ परवेसिव हो तो परवेसिव एविडेंस भी चलते हैं, क्योंकि हर एक एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता ना। सोर्सों से अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं तो क्या होंगे? ज्यादा रिलायबल होंगे। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिला है सर, वो और भी ज्यादा रिलायबल रहेगा। फिर आगे सर, ऑडिट शुड बी, देयर शुड बी ए रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। देखिए, हमेशा ही ऐसा होता ही है कि कॉस्ट को भी कंसिडर हम करते हैं, पर क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर इज रीजनेबली डाउट अबाउट, सर अगर ऑडिटर को कहीं भी डाउट आ रहा है किसी असर्शन के रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उस ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर सकता है सर? उस डाउट को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। इन केस वो डाउट रिमूव नहीं हो रहा तो ऑडिटर क्या करेगा? या तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। चलते हैं अब हम टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस की तरफ। ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के हो सकते हैं सर? डिपेंडिंग अपॉन नेचर, तो 3 तरीके के हो सकते हैं, विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। दिखाई दे रहे हैं सर विजुअल, या इसको कोई इंक्वायरी थी सर और रिस्पॉन्स है तो ओरल हो गया सर, और डॉक्यूमेंट्री ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्री। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, अगर सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरनल हो सकते हैं सर विद इन द एंटिटी, और एक्सटर्नल हो सकते हैं सर आउटसाइड द एंटिटी। अब इन्हें आप पढ़ लेना, ये कोई। चलते हैं तो थोड़ा सा और आगे। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया सर? रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इसे आप जरूर पढ़ लेना कि एक्सटर्नली एविडेंस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। रिलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी, देखिए ये आ गया पैराग्राफ। रिलेवेंसी का मतलब क्या सर? रिलेवेंसी डील विद लॉजिकल कनेक्शन विद और बी बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग सर जो भी लॉजिकल कनेक्शन बनते हैं उन्हें रिलेवेंसी कह देते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, क्योंकि रिलायबिलिटी में वही आ गया सर कि इन्फ्लुएंस ना हुआ हो ये सोर्स किसी और चीज से। अब ये
रिलायबिलिटी का जो भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये आंसर यहाँ से बनता है उस क्वेश्चन का। मैक्सिमम टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे लिख सकते हो कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है सर, वो हमेशा ज़्यादा रिलायबल होती है कोई भी डिपेंडेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के कंपैरिजन में। जहां पे इंटरनल कंट्रोल मोर इफेक्टिव होते हैं सर, वहां से कोई इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की हो, वो क्या होती है सर, मोर रिलायबल होती है। फिर डायरेक्टली ऑडिटर को कोई इंफॉर्मेशन मिली है सर किसी थर्ड पार्टी से, तो वो ज्यादा रिलायबल रहेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नेचर की है। फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो वो मोर रिलायबल रहेगी, हालांकि इन कंपैरिजन टू ओरल फॉर्म। फिर आ गया सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि इससे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो फोटोकॉपी से ज्यादा रिलायबल रहेगी। ये आप पढ़ लेना, इंक्रीज हो जाएगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, ये एग्जाम में प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस आने की। डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ, आप डिट्टो यहाँ से लिख के आ सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं इंडेक्स की तरफ कि हमने आज की क्लास में क्या क्या कर दिया। क्लास नंबर 4 है हमारी ये। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा सर, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर, पर्पस, फॉर्म, एग्जांपल, ऑडिट फाइल असेंबली, ये सारे ओनरशिप, ये सब हो गए। ऑडिट एविडेंस, मेल, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। हमने यहाँ तक कर लिया है 2.13 यानी कि पेज नंबर 36 तक हमारी कवरेज हो गई है चैप्टर नंबर 3 की। हाँ, ये क्लास हमारी 4th क्लास है। अब तक क्या था कि इस चैप्टर का बेस बनाना जरूरी था। अब इसके बाद जो भी रहेंगे बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, उन सबको भी हम कवर कर लेंगे। आने वाली क्लास भी रहेगी अप्रोक्सीमेटली मान लो 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स की ही रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप पढ़ रहे होगे अच्छे तरीके से, प्रिपरेशन करते रहो। अगर इन केस कहीं पे डाउट आ रहा है, क्वेश्चन सोल्व करते रहो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यानी कि 5th क्लास में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स 30 मिनट्स की रहेगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। आप बाकी सब्जेक्टों में एफएमइको की भी क्लास इस टाइम में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां से देख सकते हो। जल्दी ही हम डायरेक्ट टैक्स, कोस्टिंग और लॉ ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।